वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरव दीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये वीडियो होने वाला है आज क्यूरिंग के उन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जिन पे अभी तक बात नहीं हुई है, अर्थात वो टॉपिक्स जो क्यूरिंग को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे क्यूरिंग की ही क्यों जाती है, क्यूरिंग करने का बेस्ट वे क्या है, स्टीम से करें, मिस्ट से करें या बॉयलर से करें या जूट से करें। अगर वो क्यूरिंग कंप्लीट हो गई तो पता कैसे करें कि क्यूरिंग हुई है कि नहीं हुई है। क्यूरिंग के बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं प्लेट में। क्यूरिंग करने के लिए जो संसाधन, क्यूरिंग चैम्बर और क्यूरिंग टावर हम खरीद रहे हैं, उसको खरीदते समय कौन कौन से पैरामीटर का हम ध्यान दें। अगर मैं 3P की बात करूं, प्राइस, पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करूं, तो लो, मीडियम एंड हाई से क्या फर्क पड़ता है। यानी कि अगर प्राइस कम है तो चैम्बर में क्या चीज कम होगी, प्राइस बहुत ज्यादा है तो चैम्बर में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, पावर रिक्वायरमेंट कम है तो चैम्बर में क्या चीजें होंगी, और पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो चैम्बर में क्या चीजें होंगी। दोनों पैरामीटर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो परफॉर्मेंस तीनों अलग अलग लो कॉस्ट, मीडियम एंड हाई कॉस्ट से फर्क क्या पड़ेगा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा कि चैम्बर खरीदते समय इन पैरामीटर्स को ध्यान में देके ही आप चैम्बर खरीदें। वीडियो को शुरू करने से पहले उन 61% लोगों को वापस से याद दिलाना चाहूंगा कि मित्रों, ये चैनल अभी तक आप जो देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यदि आपके ये वीडियोस 0.5% भी काम में आती हैं आपके बिजनेस में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना केवल इसलिए कि हमें इससे कोई लाभ होगा, ये जो वीडियोस हैं ये नॉन मोनेटाइज वीडियो है, इस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, केवल और केवल इसलिए कि ये हमें मोटिवेशन देती हैं ये ज्ञात करने में कि क्या हम जो कर रहे हैं वो प्रयास कहीं सार्थक भी होता है कि नहीं। शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्यूरिंग क्या होती है। जहां पर भी कभी कोई टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, जो भी प्रोसेस मैं कर रहा हूं उसको सेटल डाउन होने के लिए जो टाइम मैं देता हूं उसको मैं बोलता हूं क्यूरिंग। समझाने के लिए, जब मैंने घर पे लिंटर डाला मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको 36 से 48 घंटे के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है इसको क्योर होने दीजिए, पानी भर के छोड़ दीजिए, ये सेटल डाउन हो रहा है। जब ब्रेड बन रही होती है तो डो को जब वो टेम्परेचर पे रख देता है तो उसको सेटलिंग टाइम देता है, उसको भी वो क्योर करता है। जैसे ही प्लेट के अंदर जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पेस्ट बनाने के बाद में, तो उसको एक डिजायर टेम्परेचर और डिजायर एयर फ्लो के साथ में, यानी कि ह्यूमिडिटी के साथ में, वो सेटल डाउन होने के लिए छोड़ना आवश्यक है। तो क्यूरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर भी टेम्परेचर इफेक्ट काम करता है, जहां पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बना, जो बाई प्रोडक्ट बना है उस टेम्परेचर के बाद में, चाहे वो बेसिक सल्फेट्स बने हैं या ट्राई या टेट्रा बेसिक सल्फेट्स बने हैं, उनको सेटल डाउन होने में और उस स्केलेटन को डेवलप होने के लिए समय की आवश्यकता है। और वो भी वो समय जो आइडियल है एयर फ्लो, डिजायर टेम्परेचर और डिजायर ह्यूमिडिटी के साथ में। तो समझने वाली बात यह है कि तीनों ही फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब भी हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के लिए बेस्ट वे है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करना जहां पर कि ये तीनों चीजें मेंटेन की जा सके। वो चाहे चैम्बर के थ्रू हो, चाहे वो क्लाइमेटिकली हो, समुद्र के जो नजदीकी इलाके होते हैं या जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, वहां आइडियली ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहती है। तो वहां ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, केवल हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता। तो इसलिए कहते भी थे शुरू में कि कलकत्ता साइड की प्लेटें बहुत अच्छी होती हैं। वजह यही थी, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा डाउन नहीं थी, मॉइस्चर एकदम से डाउन नहीं हो रहा था, प्लेटें अच्छी थी। अब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर प्लेटें बनती हैं, तो क्या सब जगह तो एक जैसा क्लाइमेट नहीं हो सकता। तो आपको वो क्लाइमेट किसी एक चैम्बर के थ्रू मेंटेन करना पड़ता है। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एयर फ्लो का बना रहना, मॉइस्चर डाउन ना हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और टेम्परेचर भी डिजायर लिमिट में रहे, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। प्लेट लद्दाख में भी बनती है, प्लेट कश्मीर में भी बनती है, प्लेट राजस्थान में भी बनती है, प्लेट पंजाब में भी बनती है। तो सब जगह का टेम्परेचर भी अलग अलग है और ह्यूमिडिटी चार्ट तो 100% अलग है ही। तो क्यूरिंग करनी इसलिए आवश्यक है कि स्केलेटन डेवलप हो और डिजायर लिमिट में रहे। तो पहली चीज तो ये क्यूरिंग बहुत जरूरी है। जूट वाले जो प्रोसेस है उसमें क्यूरिंग नहीं की जा सकती। उसके लिए वजह यह है कि जब हम चट्टा लगा देते हैं प्लेटों का, तो एयर फ्लो और टेम्परेचर दोनों ही चीजें वो बेकार हो जाती हैं
जब वो चट्टा है, क्योंकि एयर फ्लो तो उन प्लेटों के बीच में हो ही नहीं सकता, एयर फ्लो नहीं हो सकता तो टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हम जूट की बोरी से बांध देंगे तो वो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन नहीं होगी। दूसरा प्रोसेस है स्टीम बेस करें या मिस्ट बेस करें, किसी भी प्रोसेस से करें जो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो और इजीली हम उसको कंट्रोल कर पाए। स्टीम में अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो वहां इश्यू ये आता है कि टेम्परेचर कई बार क्या होता है, अगर कंट्रोलर खराब हुआ तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा और वो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मिस्ट से करते हैं तो हमारे पास एक फ्रीडम रहता है, या अल्ट्रासोनिक मिस्ट से या अल्ट्रासोनिक फॉग से हम करते हैं तो उसमें कंट्रोल हमारे हाथ में रह जाता है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा अपने हाथ से रहें। मशीन हमें कुछ ऐसा फीड नहीं करे जिससे कि हमें नुकसान हो जाए, ओवर शूट ना करे, ये हमें कंट्रोल करना होता है। तो क्योरिंग करी, जूट से नहीं करी, क्यों करी वो हमने समझ लिया। अब इन 3 पैरामीटर्स की हम बात करते हैं जो मैं पहले से बोल रहा हूं, प्राइस, पावर रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हम एक छोटे चैम्बर से कंपेयर करते हैं जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स 1,50,000 के आसपास आती है, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है और जिसकी पावर रिक्वायरमेंट लगभग, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, पीछे बैकड्रॉप पे मैं इसको डालूंगा अभी, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में चैम्बर डेवलप किया, जिसमें सिविल रूम हमने बनाया, कॉस्ट वाइज सबसे कम। उसकी पावर रिक्वायरमेंट 3 से 4 किलोवाट, यानी कि पावर रिक्वायरमेंट भी सबसे कम। बाय प्रोडक्ट यानी परफॉर्मेंस पे जब हम गए तो विद इन 48 आवर्स हमारा जो आरएल रहा वो डिजायर लिमिट 5 से नीचे रहा, कहीं 3 रहा, कहीं 2 रहा, वो कहीं 1.5 रहा, पर बिलो 5 रहा। तो वो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी यहां में मिल गई। अब आते हैं मीडियम जो चैम्बर्स आते हैं। मीडियम चैम्बर्स की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 7, 7.5, 8 लाख रुपए के आसपास आती है। उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 10 से 15 किलोवाट के बीच में आती है। बाय प्रोडक्ट जो उनका है, उनका भी बाय प्रोडक्ट बिलो 5 ही रहता है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो 2, 3, 4 के आसपास ही रहती है। पर वहां एक चीज वो एड ऑन और कर देते हैं, वो उस प्रोसेस को कर देते हैं HMI बेस्ड। HMI पे इंटरफेसिंग अच्छी हो जाती है। वो आपका पैसा, चूंकि वो सिविल रूम नहीं बनाते, वो बनाते हैं आयरन का या SS का रूम, जिसकी कॉस्ट भी अब आपको देनी होती है। पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो आयरन का रूम है, जो कंस्ट्रक्शन है उस पूरे रूम का, उसमें पावर रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगी सिविल के मुकाबले। तो आपने पावर भी ज्यादा खर्च की, पैसा भी ज्यादा खर्च किया सेम परफॉर्मेंस को पाने के लिए। अब आते हैं तीसरे प्रोसेस पे, जिसमें कॉस्ट है लगभग 20 से 25 लाख रुपया, पावर रिक्वायरमेंट है लगभग 25 से 30 लाख रुपया, और साथ ही वहां पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वास्तव में वो बिलो 2 और 3 के आसपास आते हैं। करते क्या है, क्यों तो वो कॉस्ट बढ़ गई, उसमें उन्होंने ड्राइंग भी डाल दिया। अब नॉर्मल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एक ही चैम्बर है, उस चैम्बर में उसको क्यूरिंग भी करना है और हमने प्रोसेस दे दिया उसको ड्राइंग का भी, तो पावर रिक्वायरमेंट शूट कर गई, 25 से 30 किलोवाट चली गई, टाइम इन्वेंट्री को शॉर्ट करने के लिए, पर नंबर ऑफ चैम्बर्स वहां हमने नहीं लगाए। अब जो सिंगल इंडस्ट्री है वो डेली चैम्बर को खोल रहा है, डेली फीड कर रहा है, 2-3 घंटे बंद रखता है क्योंकि उसको इन और आउट करना होता है, तो उस टाइम पे वो क्यूरिंग साइकिल डिस्टर्ब हो गई। वजह क्या थी कि हमने महंगे महंगे चैम्बर्स लगा दिए, पावर रिक्वायरमेंट जिनकी ज्यादा थी, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करता, परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि वो HMI से कंट्रोल हो रहे हैं, उनमें बहुत एक्यूरेसी के साथ काम किया गया है और कंपनी ने वर्धित किया है, जो पैसा उन्होंने चार्ज किया उसको वर्थ किया है अपने 25-30 लाख रुपए के अमाउंट से। पर अगर वही काम मैं कहता हूं नंबर ऑफ चैम्बर्स हम लोग लगा लें, नंबर ऑफ चैम्बर जैसे माना एक चैम्बर 20 लाख का ना लेके हमने 1.5 लाख रुपए के 3 चैम्बर्स या 4 चैम्बर्स लगाए, तो एक तो मेरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, मेरी इन्वेंट्री साइकिल, डेली की प्रोडक्शन अलग चैम्बर में, डेली की प्रोडक्शन अलग चैम्बर में। अगर मुझे ड्राइंग चाहिए तो मैं 4 लगा लेता हूं या 5 लगा लेता हूं, जितने दिन की मेरी ड्राइंग साइकिल है, यानी कि 2 दिन की लगभग ड्राइंग साइकिल रहती है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे मुझे ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, जो कि हम अपनी इन्वेंट्री को शॉर्ट करने के लिए करते हैं। उसका एक्सक्यूज कंपनियां देती हैं, हम टेट्रा बेसिक लेड सल्फेट जनरेट करने के लिए टेम्परेचर हाइक करते हैं। हर अपनी बैटरी बनाते समय हर एक बैटरी की अलग साइकिल है, अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके हिसाब से उसको टेम्परेचर देना है,
इनिशियल 24 आवर्स के लिए, ना कि ड्राइंग के टाइम पे। जो क्यूरिंग का मैक्सिमम पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है 24 से 36 घंटे के बीच में, इनिशियल 24 से 36 घंटे के बीच में। बाकी जो 72 घंटे का या जो भी 48 घंटे का टाइम आपका प्रोग्रामर आपको दे रहा है, सो कॉल्ड जो भी कंसल्टेंट है, वो उसको स्केलेटन डेवलपमेंट होने के लिए देते हैं, उसको सेटल डाउन होने के लिए देते हैं, ये बाकी सारे प्रोसेस के लिए देते हैं। तो जो इनिशियली टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन करना है, ना कि बाद में। ड्राइंग में हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले जाते हैं तो क्रैक की शिकायत प्लेट के अंदर आ जाती है, जिससे हमें बचना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एम्बेडेड टेम्परेचर के 10 या 15 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही हमें प्लेट को ड्राई करना चाहिए। टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, बढ़ने दे, इन्वेंट्री एक दिन फालतू होती है, बढ़ने दे, पर उसको प्रॉपरली फैब्रिकेट होने दे। 3 पैरामीटर्स पे हमने बात किया, प्राइस, पावर रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस, जो चार्ट आप पीछे देख भी रहे हो। इसके अकॉर्डिंग आपको इजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट को परचेस करना या फैब्रिकेट कराना। स्टीम और नॉन स्टीम में केवल इतना फर्क करूंगा कि टेम्परेचर शूट अप होने के लिए स्टीम से ये चांस बन सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो स्टीम का होता है वो 100 डिग्री होता है और वाटर कंटेमिनेशन ज्यादा होता है वहां, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा। मिलेंगे जल्द ही अगली किसी वीडियो में, अगली किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने विवेक से डिसीजन लीजिए चैम्बर आपके लिए अच्छा कौन सा है। धन्यवाद।